तो टाइप्स ऑफ इंडक्शन जो है, इट इज ऑफ टू टाइप्स. पहला सेल्फ इंडक्शन, दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन. इंडक्शन का सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? इससे पहले आपने पढ़े हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा है. तो इंडक्शन किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? फ्लक्स, जब भी फ्लक्स चेंज करेगा कॉइल और सर्किट से, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होगा. तो सेल्फ और म्यूचुअल में क्या है? जो सेल्फ में क्या है, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं. या रुको, ये एमीटर है, इसमें हम बैटरी लगाया हुआ है, और यहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये एरो का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट भी क्या होगा? आई जो है वेरिएबल है, मतलब करंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम है. तो आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था, जो एक मैग्नेट को मूव कराते थे तो उसमें अगर क्लोज था तो करंट फ्लो होता था, मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है. यहां पे क्या है? जस्ट अपोजिट है, करंट को चेंज करा रहे हैं. फ्लक्स को चेंज कराने से करंट प्रोड्यूस होता था, और यहां पे हम करंट को चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स चेंज होगा. और इस तरह से यहां पे फ्लक्स चेंज होगा, जो वो इंक्रीजिंग करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा. सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब है? जिस सर्किट में करंट चेंज कर रहा है उसी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. और यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे होगा. मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, एक मिनट तुम ये समझो, जो यहां पे मतलब अलग यहां दिखा रहा हूं, करंट ऐसे है, तो यहां पे इंड्यूस्ड होगा, और करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा, उसके अपोजिट होगा. अगर करंट इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. तो करंट का अपोज करने का मतलब हुआ जो करंट का डायरेक्शन और ईएमएफ का डायरेक्शन अपोजिट होगा. तो जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है उसी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इंड्यूस्ड करंट उसमें होगा, और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा? क्लॉकवाइज. तो ये हुआ सेल्फ. जिस सर्किट में करंट चेंज हो रहा है उसी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है. और यहां म्यूचुअल का क्या मतलब है? दो कॉइल होगा. मान लो ये है
ये इस तरह से वेरिएबल है। करंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है और करंट मान लो इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग है तो इससे जो फ्लक्स होगा चेंज होगा। तो इसके नियर बाय में जो कॉइल रखा हुआ है उससे भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, इसमें जो हो रहा है इंड्यूस था, तो देखे आप इसके चलते नियर बाय में जो कॉइल है उसमें भी फ्लक्स चेंज होगा। हाँ, ये चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अगर ये कॉइल 1 है, ये 2 है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल और इसको कहते हैं, जिस कॉइल में करंट फ्लो होता है उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जिसमें फ्लक्स चेंज होता है यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको सेकेंडरी कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफएस, और इसको ईएस भी कह सकते हैं। तो सेकेंडरी में जो तो ये म्यूचुअल का मतलब हुआ दो कॉइल का होना, एक में करंट चेंज होगा तो दूसरे में फ्लक्स चेंज होगा। और एक में है, ये है सेल्फ इंडक्शन, जिसमें करंट, जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, ये हुआ सेल्फ इंडक्शन। तो ये हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का प्राइमरी जो है आपने देखा। ये फ्लक्स जो है ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर ये ऐसे है और ऐसे कर देंगे तो चेंज होगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए आगे चल करके देखेंगे एक टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। एक चीज और देखोगे, जिस तरह कैपेसिटर में कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है। आप लोग कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसी में सब रहस्य छुपा हुआ है। अगर मीडियम होगा तो यहाँ इप्सिलॉन आर दे दें। मीडियम पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे, एरिया पे, मतलब ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे प्लेट पे डिपेंड करता है, और मीडियम पे डिपेंड करता है। उसी तरह से यहाँ पर भी मीडियम ये कॉइल के एरिया पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, सी इक्वल टू होता है Q बाई भी। सी किस पे डिपेंड करता है, फिर वही शुरू, आपका एक हाथ में टेप वहीं पे बांध दूंगा, फेविकॉल लगा के चिपका दूंगा। सी किस पे डिपेंड करता है, क्यू। आप बोल रहे, आपके चेहरा पे 12 बज रहा है, कहने का मतलब कुछ है मामला। क्या बोलिए। किस पे डिपेंड करता है, डेफिनेशन नहीं चाहिए। क्यू भी पे क्यों नहीं डिपेंड करता, ये बता दीजिए, क्यों नहीं डिपेंड करता।
Why capacitance of capacitor does not depend on Q and V? हो गया समाप्त। कौन बताएगा? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करता है क्यू वी पे? क्यों नहीं डिपेंड करता? काहे कि इससे एक स्टेप पहले होता है। अगर कोई बॉडी है, इस पे हम चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल ने Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V। क्या होता है Q? तो Q इक्वल टू होता है कांस्टेंट इनटू V। C है कांस्टेंट और C इक्वल टू हो गया Q बाई V। मतलब अगर Q को बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा। इसको डबल करेंगे 2Q तो ये भी 2V होगा और दोनों का रेशियो क्या होगा? क्या है कि C कांस्टेंट है। C क्या है? जैसे कि ओम्स लॉ है R इक्वल टू V बाय आई या V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तुम बोलोगे V इक्वल टू आई आर इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है बताइए? The current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across. Potential difference. तो उससे क्या हुआ? यहाँ ये भी है, यहाँ पे क्या ये नहीं है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और यहाँ पे देते हैं V इक्वल टू आर आई। तो यही नहीं इक्वेशन है ये। कंफ्यूज्ड, तुरंत कंफ्यूज। ये जो आई में आर जो होता है मतलब उसका रिलेशन बी और आई में, लेकिन आसिर में से नहीं है। आई का इंडिपेंडेंट जो है। ओम्स लॉ ये तब होगा जब R कांस्टेंट होगा। R कांस्टेंट तभी होगा जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा। मतलब V वर्सेस I ग्राफ लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो रिलेशन है इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है जो V बाय I का रेशियो कांस्टेंट ही हो। मतलब V इक्वल टू आई आर इज द जनरल रिलेशन एंड दिस इज द जनरल रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस। ये ओहमिक भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। ओम्स लॉ तभी हो V इक्वल टू आई आर रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ ओनली व्हेन V वर्सेस I कर्व मस्ट बी लीनियर। ये है बात। चलिए तो हम लोग फर्स्ट में लिखें सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। अच्छा एक चीज और देख लो, ये है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस किसका होता है? रजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस। कैपेसिटर का होता है कैपेसिटेंस। तो ये रेजिस्टेंस है, ये है कैपेसिटर, तो इसका कैपेसिटेंस ही हुआ। ये है कैपेसिटर, ये है इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है। सॉरी ये उसी तरह से ये जो ये है इंडक्टर, इसको कहते हैं इंडक्टर और इसका ये है इंडक्टेंस, ये है इंडक्टेंस, ये है कैपेसिटेंस।
तो इंडक्टर जो है ये कॉइल है, और इंडक्टेंस जो है उसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे रेजिस्टेंस जो है, इस तरह का वायर का ये मतलब नहीं है जो हम एक वायर को ले लें और ऐसे ऐसे कर दें तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, नहीं। इसका रजिस्टर का प्रॉपर्टीज होता है रेजिस्टेंस, उसी तरह से इंडक्टर का प्रॉपर्टीज है इंडक्टेंस। चलिए, तो सेल्फ इंडक्शन लिखिएगा। सेल्फ इंडक्शन लिखिए और ये फिगर बनाइए। ये एम्पियर आमीटर है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये आई जो है ये टाइम का फंक्शन है, एंड डी आई बाई डी टी जो है ये इंक्रीजिंग है, टाइम के साथ आई इंक्रीज कर रहा है। इधर से अगर हम देख रहे हैं तो ये कॉइल जो है ऐसे, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, मतलब ये पार्ट अंदर है, मतलब ऐसे है कॉइल। इधर से देखेंगे तो करंट जो है कैसे आएगा, इधर से देखेंगे तो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये आई है, ये कॉइल है, और आई जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से देख रहा है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। मतलब आप समझो, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का करंट के अपोजिट होगा, क्या कि करंट इंक्रीजिंग है, मतलब इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अब लिखेंगे आप लोगों को लिख लीजिए कॉपी में, संडे जो क्लास होगा उसमें हम 2 क्वेश्चन देंगे सब्जेक्टिव, बोर्ड पे लिखेंगे 10 मार्क्स, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और 5 मार्क्स मतलब 5 क्वेश्चन जो होगा MCQ होगा। 5 इंटू 2 यानी 10, 20 मार्क्स का हम लेने जा रहे हैं। हो सकता है बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिख दूं। ये क्या सिलेबस रहेगा बता देते हैं। ये रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कहां से कहां तक, सो भी सुन लीजिए।
शुरू से लेकर के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पहले। लिखिएगा, इट इज द फेनोमेनन ऑफ inducing EMF in the coil It is the phenomenon of inducing EMF in the coil due to rate of change of current in the same coil and the EMF induces in the coil is called back EMF, and the EMF induced in the coil is called back EMF, BACK. बैक EMF क्यों कहते हैं? ये अपोज करता है, बैक पीछे करना चाहता है, कम करना चाहता है। ये इस देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो सपोर्ट करना होगा कि अपोज करना होगा? अपोज करना होगा, इसीलिए इसको बैक EMF कहते हैं। देखिए, चलो लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इट इज experimentally observed that phi directly proportional to I, ये जो फ्लक्स है इसको हम टोटल फ्लक्स कहते हैं। और हम लिखेंगे, अगर एक मिनट जरा समझना, ये बाद में भी हम लिखेंगे, अगर एक टर्न से अगर मान लो इसमें n टर्न्स और एक टर्न से फ्लक्स एसोसिएटेड है फाई, तो टोटल फ्लक्स अगर n, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? n फाई। तो बहुत सारे एनसीईआरटी में लिखा है n फाई, हम लिख रहे हैं फाई corresponding to n टर्न्स। अगर 1 टर्न होगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, n टर्न है तो n फाई हो जाएगा। उसी को हम लिख रहे हैं फाई टी, मतलब टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट। कौन सा करंट? जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, ये नहीं जो इंड्यूस्ड करंट। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू हो गया, यहां पे एक कांस्टेंट आता है, ये जो है ना, इसको भी आप साइड में लिख सकते हो। इसको फैराडे लॉ में भी लिखा गया, फ्लक्स लिंकेज इसको कहा जाता है। ये फिगर भी बना लेना साइड में, इसको आप सेफ्टी तौर पे, ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको समझ में ही ना आए। सबसे फ्लक्स, अगर मान लो यहाँ पे मैग्नेट को हम लाएंगे, अगर मैग्नेट को मूव कराएंगे तो सबसे फ्लक्स चेंज करेगा, तो इससे भी फ्लक्स होगा, इससे भी, हर एक कॉइल से होगा। तो इस एक कॉइल से फाई और आइडेंटिकल कॉइल से और n आइडेंटिकल कॉइल से, तो n फाई हो जाएगा टोटल फ्लक्स। लिखेंगे where L is constant, where L is proportionality constant। अब देखिए, यहां पे हम बताएं इंडक्टेंस, क्या बताए हैं?
अब इसको दो तरीके से कहा जाता है, सिंपली इंडक्टेंस कहते हैं, या दो तरीके से क्या कहते हैं सुनिए पहले, उसके बाद लिखिएगा। एक तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ, और सिंपली known as inductance, और simply known as inductance। सिंपली हम लोग इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, नहीं तो क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। लिखें, उसके बाद लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। सेकंड में लिखिए मीडियम सराउंडिंग द कॉइल, और इसी को और करके लिख लीजिए, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। उसके बाद देखिए एसआई यूनिट, एल इक्वल टू क्या होगा, 5/I वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को क्या कहते हैं, जरा एक चीज और देखो, इसी को हेनरी कहते हैं, लिख लीजिए हेनरी, कैपिटल एच, साइंटिस्ट के नाम से है इसीलिए सिंगल लेटर में लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे। विथ डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा बताइए, इससे पहले भी बता चुके हैं। याद है किसी को, फॉर्मूला याद है किसी को, बोलिए, वो नहीं, फॉर्मूला बोलिए, डायमेंशन नहीं बोलिए, फॉर्मूला बोलिए। कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी होता है ½ CV², यहां पे होता है ½ LI²। हाँ, तो L हो गया पोटेंशियल एनर्जी, 2 तो यूनिटलेस है, बाय I², मतलब एनर्जी बाय I² होता है। अगर ये हमको याद रहेगा, हमने लिखाया है आप लोगों को, इससे पहले भी लिखाया है, हाँ, जहाँ L आया होगा वहाँ पे लिखा है, मुझे याद है। तो LI², तो ये हो गया M L2T-2 A-2। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एनर्जी पर करंट स्क्वायर या पर एम्पियर स्क्वायर जो कहे। ये जिस दिन से याद रहना लगेगा उस दिन से डायमेंशन भी जुबान पे आ जाएगा। और एल का दूसरा यूनिट क्या होगा, जूल पर एम्पियर स्क्वायर।
ये हेनरी जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, लेकिन पॉपुलर यूनिट है उसका हेनरी, ताकि साइंटिस्ट के नाम पे है, इसलिए पॉपुलर यूनिट ये है। अब देखिए, इसको हम 1 कहे हैं इक्वेशन, ये सब आप लिख लिए हैं। अगर I को हम 1 मान लें तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो लिखेंगे L इक्वल टू 5, टोटल या फ्लक्स डायमेंशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इफ I इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इंडक्टेंस इज, पहले इसको लिख लीजिए, तो हम अभी सुनिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस सिंपली कॉफिशिएंट लगाएंगे तो सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सिंपली हम सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे हैं अभी। सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू फ्लक्स linked with the coil when unit current passing through the coil। तो लिखिएगा, thus coefficient of self induction ब्रैकेट में लिखिए और सेल्फ इंडक्टेंस ब्रैकेट इनक्लोज कर दीजिए, ऑफ द कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। नवंबर से, और सुन लीजिए, ये तो ये हुआ, नवंबर से हर एक वीक में एटलीस्ट एक टेस्ट होगा और एक में भरबली पूछेंगे और भरबली 2 ठो दे देंगे, प्रूफ कीजिए। समझ गए कि नहीं? सिर्फ 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे और 5 MCQ। एक रोज कंप्लीट टेस्ट होगा 17 मार्च को वीक में, और एक रोज 2 सब्जेक्टिव 5 MCQ, और उसके बाद वर्चुअली किसी का यूनिट, किसी का डायमेंशन, कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है, या फॉर्मूला, छोटा छोटा फॉर्मूला सब जो होता है, जिस तरह का आपको 12th में पूछता है, वही बुक्स रखेंगे जो 10 साल में पूछा है, उसी से पूछेंगे। ये नहीं है जो कोई टफ आपसे पूछा जाएगा, वही पूछा जाएगा जो 10 साल प्रीवियसली क्वेश्चंस आपको 12th में पूछे गए, जो आएगा। Of the coil is numerically equal to flux linked with the coil when unit current is passing through it. When unit current is passing through it. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछ देगा, डिफाइन इंडक्टेंस एंड राइट देयर यूनिट एंड डायमेंशन। तो अभी जो हम लिखाए हैं
उससे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट डायमेंशन लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का हो गया, समझ गए। अब देखिए लिखेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी फैराडे लॉ, फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ electromagnetic induction, induced EMF equal to minus d phi by dt। यहाँ पे phi जो है टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स कितना है Li। यहाँ पे मैं अगेन लिख दे रहा हूँ, टोटल फ्लक्स का मतलब है n phi और n phi का मतलब है माइनस Li। अब यहाँ L कांस्टेंट है तो L को बाहर रखते हैं, di बाय dt। ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए इफ di बाई डी टी इक्वल टू 1 तो L इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये निगेटिव तो साइन बताता है, हाँ अगर हम मॉड ले लें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और L इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ का मॉड हो जाएगा, मतलब वो डायरेक्शन के लिए बताता है। तो हम ये कह सकते हैं जो सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, when unit rate of change of electric current with time। तो लिखेंगे आप लिखेंगे thus self inductance of a coil is defined as the induced EMF या EMF induced in the coil when current changes at unit rate per second या unit rate with respect to time, unit rate with respect to time in the coil। लिखिएगा आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर
लिखेंगे एन आइडियल इंडक्टर इज ए स्मॉल सेक्शन ऑफ an ideal inductor is a small section of long solenoid. Full stop. Its resistance is 0. And when a current is set up in it, a uniform magnetic field exists in its core. A uniform magnetic field exists in its core. कहने का मतलब हुआ ये मान लो सोलेनॉइड है, इस तरह का सोलेनॉइड होता है। एक्चुअली हम दिखाए थे हम लोग याद होगा जो सोलेनॉइड के चलते बी फील्ड निकाले थे, तो एक्चुअली हम वहां पे सोलेनॉइड ऐसे दिखाते हैं। यहां से करंट ऐसे आया, ऐसे गया, समझ रहे हो? तो ये इस तरह का है। तो इसका लॉन्ग सोलेनॉइड अगर है तो इसका स्मॉल सेक्शन लेंगे, तो स्मॉल सेक्शन होगा, तो स्मॉल सेक्शन अगर लेंगे तो इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी फील्ड कांस्टेंट होगा, इसको आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं, और बी फील्ड कांस्टेंट होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा इसका 0 होगा। आइए देखिए, अब लिखोगे बी फील्ड ड्यू टू एन आइडियल इंडक्टर। तो ये है आइडियल इंडक्टर। ये इसका एक्सिस है, इधर से हम देख रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड है। बी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सोलेनॉइड जो है इसको कहते हैं, जैसे ये सिलिंड्रिकल है, मतलब ए लॉन्ग इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर क्लोजली wound on a cylindrical frame, non-magnetic cylindrical frame constitute a solenoid। मतलब स्प्रिंग टाइप, स्प्रिंग जिस तरह से होता है, क्लोजली पैक्ड और इंसुलेटेड होता है। ये जो वायर है इंसुलेटेड होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो है, ये जो आपको सोलेनॉइड बना है, ये हर एक कैसा टर्न है? सर्कुलर टर्न। तो इसके चलते जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द सर्कुलर लूप, वेक्टर सम ऑफ द बी फील्ड ड्यू टू ऑल द सर्कुलर लूप। तो इधर से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो बी फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड्स। मतलब बताओ आउटवर्ड्स।
तो टुवर्ड्स राइट हुआ आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब ऐसे हुआ। हाँ हाँ ठीक है, हम 3 महीना से बी फील्ड पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे चीज़ को फॉलो नहीं की। खैर कोई अच्छी बात है। ये सर्कुलर प्लेन है, इस प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू को रखा और करंट के सेंस में रोटेट किया तो इधर एडवांस होगा, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर। और मतलब बी फील्ड जो है हर एक सर्कुलर टर्न के चलते बी फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आएगा। सभी का वेक्टर सम कर देंगे तो सोलेनॉइड के चलते निकल जाएगा। तो लिखोगे, ये मान लीजिए एंड इसका लेंथ है L, ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ये एरिया वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड A है। और बी फील्ड का सभी का अगर मिला दें तो नेट बी फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो बी फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम सेंस में है। और इस पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को क्या लिखोगे, n/L। और नंबर ऑफ टर्न्स इसको हो जाएगा n/L। अच्छा लिखिए, लिखेंगे लेट अस कंसीडर a ideal solenoid carrying current I, ये है I, carrying current I, having number of turns n, and length L. The direction of B field and area vector, the direction of B field and area vector are along the axis towards right. कोई लेफ्ट हैंड से लिखते होंगे तो वो उल्टा मत समझ लीजिएगा, ये राइट हैंड के लिए है। नहीं, अगर कोई आदमी इस हैंड से लिखता होगा तो वो राइट। ऑब्जर्वर ये है। अब आइए, टोटल फ्लक्स linked with the solenoid एक मिनट इससे पहले लिखोगे ये, इसको छोड़ दो अभी, I in it, तो बी फील्ड हो जाएगा μ0 n I। डायरेक्शन किधर है बी फील्ड का देख रहे हैं आप, डायरेक्शन बी फील्ड का किधर है देख रहे हो। अब आइए, अब लिखिएगा ये phi b टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड।
तो फाई बी हो जाएगा बी डॉट ए, और नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से ए के चलते इतना हुआ तो n टर्न्स के चलते कितना, तो n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा n ए बी कॉस 0। अब देखिए ये हो गया n ए और b कितना आया है, म्यू नॉट n आई। कैपिटल N हमने लिखा है n इंटू, तो ये देखिए ये 5b हुआ, 5b बाय आई कर लीजिए, आई को इधर ले आए, n हो गया nl, ये हो गया म्यू नॉट n a, तो ये हो गया म्यू नॉट n स्क्वायर l इंटू ए, और 5b बाय आई को ही क्या कहते हैं, l कहते हैं। L इंटू ए को क्या कहेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो ये हो गया म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू भी। ये तब आया है जब सोलेनोइड के अंदर वैक्यूम है। तो यहां से देखिए L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू permeability of the medium, directly proportional to number of turns per unit length का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू L, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, अब आप लिखेंगे इफ देयर इज ए magnetic substance inside the solenoid, if magnetic substance is present inside the solenoid, then inductance is given by, ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर इंटू ए एल है वॉल्यूम। अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो म्यू आर से मल्टीप्लाई करना होगा, वैक्यूम रहेगा तो म्यू आर 1 हो जाएगा। अच्छा, नोट में लिखना जरा सा। ये सोलेनोइड है, यहाँ जो है आई जो है वैरी तो कर ही रहा है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है, और आई जो है डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग है, आई इंक्रीजिंग है। मतलब करंट चेंज कर रहा है टाइम के साथ, करंट टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, मतलब करंट इंक्रीज कर रहा है। डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू
मान लो के टी पे स्क्वायर भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, के आई टी का फंक्शन है और टाइम को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा। करंट चेंज हो रहा है तो हर एक टर्न से फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगा, करंट को इंक्रीज कराना या डिक्रीज कराना? तो करंट को डिक्रीज कराने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो उसका पोलैरिटी किधर किधर होगा वो दिखाओ जरा से, कॉपी में दिखाइए। वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका पोलैरिटी किधर होगा, नेगेटिव किधर होगा, पॉजिटिव किधर होगा, ये बताइए। अपोज करेगा, करंट इंक्रीजिंग है तो उसका अपोज करेगा। तो अपोज करने का मतलब है जिधर करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इधर होगा। यानी ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी, क्या चीज? नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इतनी शांति है, आप देख लेते हैं प्रोडक्टिव है। वो ये ना मेरा दृश्य इंड्यूस्ड ईएमएफ का इधर हुआ तो इंड्यूस्ड करंट का भी डायरेक्शन इधर होगा, है ना? तो अगर हम नेट ईएमएफ की बात करें, नेट ईएमएफ क्या होगा? नेट ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा? ई माइनस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? एल डी आई बाय डी टी। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया माइनस एल डी आई बाय डी टी। अगर कांस्टेंट करंट होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये फर्स्ट है, इसका ए है। बी में देखिए, अगर आई टाइम का फंक्शन है लेकिन डी आई बाई डी टी जो है डिक्रीजिंग है, डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग है, बट डी आई बाई डी टी तो नेट ईएमएफ पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ देख के किधर होगा, क्या पोलैरिटी होगा। यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इस तरह से होगा, वो करंट इंक्रीज कराना चाहेगा। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन में ईएमएफ का डायरेक्शन होगा। अगर अपोज करने का मतलब क्या है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, और फेवर करने का मतलब हुआ करंट के डायरेक्शन में। तो यहां देखो प्लस है तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो प्लस माइनस हुआ, इसका मतलब ऐड हो रहा है दोनों। प्लस प्लस का मतलब अपोज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ई प्लस दिस वन, तो यहां हो जाएगा दिस वन। लिखेंगे, लिख लिया आप लोग? क्या बोले? अगर मान लीजिए नेट करंट आपको कहेगा तो नेट करंट कैसे निकालेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेट ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर
जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर हम लोग लिखते हैं ना, एनर्जी स्टोर्ड इन ए, आप उसका गला दबाने के चक्कर में काहे हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जैसे मैंने हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, हाफ सी भी। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में होगा कितना, हाफ एल। यही हम लोग निकालने जा रहे हैं। ये स्विच है, ये एल है। ये आई है, स्मॉल दे रहा है, और आई जो है ये इंक्रीज कर रहा है 0 से आई। किसी इंस्टेंट जो है आप देख रहे हो करंट आई है, लेकिन करंट जो है इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां, करंट इज इंक्रीजिंग। डी बाई डी टी जो है क्या है, डी स्मॉल, डी आई बाई डी टी जो है यहाँ पे ये क्या है, इंक्रीजिंग है। कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है, 0 से आई। तो यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा किस तरह से, वो अपोज करेगा ग्रोथ ऑफ करंट का, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर होगा। अगर इसको क्लोज कर देंगे तब करंट फ्लो होगा, ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। फिगर बना लिए। लिखेंगे व्हेन ए सोर्स ऑफ ईएमएफ E, when a source of EMF E, when a source of EMF E is connected to an inductor, and an induced EMF is set up, an induced EMF is set up in the inductor, which opposes the growth of current I.